अभी हमें उसके लिए सबसे फर्स्ट पेशेंट को करवट तो सच में तो उसके लिए हमें पेशेंट को पहले बहुत ही केयरफुली करवट देनी होगी। उसको करवट देने के लिए कितना भी मोटा हो इस पेशेंट को, आप उसको इजीली करवट दे सकते हो। आपको फर्स्ट पहले उसकी एक लेग उठानी है, ठीक है। हाथ वगैरह सब दूसरी साइड पे रखते हैं, जो उधर वाला स्टाफ होगा इधर पैर हाथ रखते हैं, ये हाथ उधर रखो, पैर को मोड़ो। जैसे पैर को वो नीचे की साइड मोड़ेगी, ठीक है, पेशेंट का ऑलरेडी बैलेंस उधर की साइड मूव होगा, ठीक है। पेशेंट अपने आप उठ जाएगा, कितना भी मोटा पेशेंट हो, बस उसको उधर से पकड़ के रखना है, ठीक है। क्योंकि पेशेंट अगर पूरा अनकॉन्शियस है वो अपना बॉडी वेट छोड़ देगा, लूज हो जाएगी। तो अगर साइड रेल्स है तो उस साइड से वो साइड रेल लगा देगी, फिर पकड़ के उसको खड़ी रहेगी। जब तक मैं इस साइड से क्या करूँगी, सारी बेडशीट जो अपने अंडर की थी फटाफट से जब आप बिछा रहे हो तब, और साथ में जब आप टक करोगे तब। आप मुझे पेशेंट को अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है कहीं से तो फिर मैं उसके नीचे मैकिंटोश भी लगाऊंगी, ठीक है। मैकिंटोश लगाने के लिए आपको कॉर्नर से लेना है, उसके ऊपर आपको ब्रोशीट भी बिछानी होगी। ब्रोशीट मैकिंटोश के ऊपर क्यों बिछानी है, क्योंकि मैकिंटोश भी प्लास्टिक का है और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा स्किन के, तो फिर क्या होगा। ब्रोशीट आपको ऐसे बिछानी है कहीं से भी मैकिंटोश विजिबल ना हो और कहीं से भी पेशेंट के कांटेक्ट में ना हो, ठीक है। अब इसको आराम से हम सीधा करेंगे, पैर ये वाला इधर और इस वाले पैर को फोल्ड करेंगे, सेम अब इधर कर देंगे। अब इधर से वो फटाफट से निकालेंगे, जल्दी से आपको भाई क्या कर दिया भाई ये भाई भी नहीं, भाई को देखो भाई। हाँ चलो मना बेड मेकिंग और बेड बाथ दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है। एवरी 24 आवर्स में जब अर्ली मॉर्निंग पेशेंट की केयर होती है, नाइट शिफ्ट वाला जो स्टाफ होता है वो सुबह 5 बजे के आसपास सारे पेशेंट्स को स्पंज बाथ और फिर क्या करता है साथ में बेड मेकिंग करता है, यानी कि सारे क्लोथ सारे लेजेंस चेंज होते हैं एवरी 24 आवर्स, ठीक है। वो पेशेंट्स जो बेड तक ही लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स है उनकी, बेड तक ही सीमित है, वो पेशेंट्स को हम बेड पे ही पूरी केयर प्रोवाइड करें, ठीक है। चाहे वो बेडशीट चेंज करना हो या उनको बात करना। कितने टाइप की बात होती है, बेड बात तो सबने लिखे हुए, पहले लिखवाया नहीं तो बेड बात की बात करो, बेड बात की बात करती तो बेड मेकिंग की बात करो। कंप्लीट बेड बात उनको देते हैं, बातें करोगे तो फिर बातें कंप्लीट बेड बात उनके लिए होती है जो पूरी तरीके से बेड पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। बेड तक ही है, उससे मूवमेंट नहीं कर सकते, अनकॉन्शियस पेशेंट हो गए, कोमा पेशेंट, वेंटिलेटर, फ्रैक्चर, ठीक है, या फिर पैरालाइज पेशेंट, अनकॉन्शियस, प्रेग्नेंट वुमेन्स, पीडियाट्रिक्स एंड ओल्ड एज जीरियाट्रिक्स, ये सारे पेशेंट्स को हम बेड पे ही सारी केयर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये एबल नहीं है वॉशरूम तक जाने के, इवन इतने भी एबल नहीं है कि वो उठ के बैठ, ठीक है। और पार्शियल बेड बात कौन सी होती है, पार्शियल
पार्शियल बेड बात वो होती है पेशेंट आपके सपोर्ट से थोड़ा बेड के साइड पे चेयर पे या फिर बेड पे ही कि आपके सपोर्ट के साथ बैठ सकता है, ठीक है। कंप्लीट बेड बात में हम पूरे तरीके से पेशेंट को स्पंज करके पूरे गीले टॉवल से गीले कपड़े से या स्पंज टॉवल से हम पेशेंट को गीले वाइप करते हैं, पोंछते हैं, ठीक है, गीले कपड़े से। और पार्शियल बेड बात में भी सेम होता है, वाइप करते हैं, बट इसका मतलब क्या होता है, आंशिक मतलब जल्दी हो गई आधा अधूरा, ठीक है। कंप्लीट बेड बात में पूरी केयर दे रहे हो, हेड से लेकर टो तक, इवन उसके जेनिटल एरियाज भी आपको ही क्लीन करते हैं। पार्शियल बेड बात में हम लोग सिर्फ कुछ चीज़ें क्लीन करते हैं, लाइक फेस हो गया, हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, बैक हो गया, फ्रंट हो गया। प्राइवेट पार्ट्स को हम लोग उसमें क्लीन नहीं करते और उसके बाद कपड़े चेंज करते हैं, ठीक है। पार्शियल बेड क्योंकि पार्शियल बेड बात वाले इतना उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस किसको होते हैं, चांसेस तो सभी को हैं, बट जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं बॉडी में, ना तो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, बेड सोर के चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि एक ही पोजीशन में है काफ़ी टाइम। तो वो आप पे ही डिपेंडेंट है, जब तक आप लोग उनको कुछ इवन करवट भी नहीं दोगे वो वैसे ही 4 घंटे उसी पोजीशन में लेटे रहेंगे जब तक आप उनको हिलाओगे नहीं तो मिलेंगे भी, ठीक है। तो हम एक से शुरू करेंगे। हेड मेकिंग के लिए आर्टिकल सबसे ठीक है, उसके बाद सेकेंड मास्क और ग्रीन कारपेट। सबसे फर्स्ट आपको मैट्रेस चाहिए। मैट्रेस आपको कहीं से भी ग्रीन तो उठा के लाने की जरूरत नहीं है, मैट्रेस ऑलरेडी बेड पे ही होता है, ठीक है। मैट्रेस है, मैट्रेस के ऊपर बिछाने के लिए बॉटम शीट, बॉटम मतलब सबसे जो नीचे हम बिछा रहे हैं, ठीक है, बॉटम शीट बोलते हैं, जो सबसे नीचे मैट्रेस के ऊपर बिछेगी। बॉटम शीट का पर्पस क्या है बिछाने का, कि वो जो मैट्रेस पैड गंदा ना हो। सर्जरी वगैरह जैसे होती है, चेन तो सारा गंदा हो जाता है, तो बेडशीट ना गंदी हो। वो तो बेडशीट के नीचे से ऊपर से भी चला जाएगा। मैम कई बार उठाना बेडशीट में पानी गिराओगे तो वो नीचे नहीं जाएगा। देखो हॉस्पिटल के जो मैट्रेस होते हैं वो प्लास्टिक कवर के होते हैं, लेदर के होते हैं, कभी आपने देखा होगा। क्या आप डायरेक्ट किसी प्लास्टिक पे किसी को लेटाते हो? आप किससे प्रिवेंट कर रहे हो, इन्फेक्शन और बेड सोर से। और अगर आप उसको डायरेक्ट उसमें के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा प्लास्टिक के तो वो ऑलरेडी रैशेस कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है, इचिंग कर रहा है या बेड सोर कर रहा है। ये प्लास्टिक पुअर कंडक्टर है किसके, हमारी स्किन में, ठीक है। तो इसलिए टू प्रिवेंट द मैट्रेस हम बॉटम शीट को बिछाते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट में स्किन के वो ना है, इसलिए बॉटम शीट के ऊपर बॉटम शीट के ऊपर बिछाते हैं मैकिंटोश। मैकिंटोश क्या है, प्लास्टिक मैकिंटोश, ठीक है। ये होता है मैकिंटोश, ये प्लास्टिक रबर का बना हुआ है, इसके ऊपर कोई भी लिक्विड चीज़ गिरेगी तो वो नीचे नहीं जाएगी। जैसे छोटे बच्चों को पीडियाट्रिक्स को देखा होगा तुमने, प्लास्टिक कवर पे लिटा के उसके ऊपर से कपड़ा बिछा देते हैं, ताकि क्योंकि बच्चे तो बार बार यूरिन पास करते हैं, तो कितनी बार उनके लिए बेडशीट चेंज करोगे, कितनी बार आप मैट्रेस को प्रोटेक्ट करोगे, इसलिए हम मैकिंटोश बिछाते हैं। हॉस्पिटल में भी कहीं से भी कोई लीकेज हो पेशेंट के, चाहे वो यूरिन से रिलेटेड हो या ब्लड से रिलेटेड हो, मैकिंटोश सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि हम सिर्फ बटन्स के नीचे लगा सकते हैं, हिप्स के नीचे लगाना है टू प्रिवेंट यूरिन, ऐसा नहीं है। हम इसको हेड के नीचे भी लगा सकते हैं, अगर हेड से कोई ब्लड लीकेज है या लूजिंग है, पैरों के नीचे भी लगा सकते हैं, हाथ के नीचे भी लगा सकते हैं, जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है, जहाँ से भी लिक्विड लीकेज हो रही है, वहाँ उस जगह पे हम इसको मैकिंटोश को लगा सकते हैं। ये छोटा है बट हमारे पास तो बड़े भी होते हैं, भैया ऊपर से बड़ा वाला प्लास्टिक कवर भी बोलते हैं। ये वाला होता है रीयूज, ठीक है, इसको हम दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। ये पहले डिसइंफेक्टेंट होता है, CSS डिपार्टमेंट में जाके फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हमने किसी पेशेंट के नीचे लगाया है और ये ब्लड में हो गया या किसी भी ह्यूमन वेस्ट में अंडर कॉन्टेक्ट में आ गया, तो अब आप इसको दूसरे पेशेंट के नीचे नहीं ले सकते। ये पहले स्टेराइल होगा, ठीक है, फिर रीयूज़ करके जब
लिक्विड कोई भी बॉडी से निकल रहा है, मस्त फॉर्मेशन हो सकती है, कुछ नहीं उस जगह के नीचे आप लगा सकते हैं। वो वन टाइम यूज होता है। अगर वो आपको दिख रहा है, दिखने में सॉइल्ड हो गया, गंदा हो गया, तो आप उसको डिस्कार्ड करो। डिस्कार्ड को उनसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंडर पैड को किसके करेंगे? हम ये फेंकते हैं, इसको तो फेंकेंगे नहीं, इसको तो हटा दो। मैं अंडर पैड की बात कर रही हूँ। और अंडर पैड कौन से फैब्रिक का बना हुआ? अंडर पैड कौन से फैब्रिक का बना हुआ? डाइपर फैब्रिक का, आपने बताया तो डाइपर से प्लास्टिक का हो रहा है, वो एब्जॉर्ब करता है, कॉटन वगैरह मिक्स होती है उसमें, एब्जॉर्ब करता है, तो वो प्लास्टिक नहीं है। तो फिर हम उसको येलो में डालेंगे क्योंकि उसमें ह्यूमन वेस्ट है, ठीक है, सॉइल्ड वेस्ट है उसको, ठीक है, येलो में जाएगा। वन टाइम यूज होगा। दो टाइप के अंडर पैड होते हैं या मैकिंटोश होते हैं, एक रीयूज करने वाला और एक डिस्पोजेबल, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या बिछाएंगे? ब्रोशीट। ब्रोशीट भी आपकी ग्रीन कलर की शीट होती है। उधर वाले कार्डिक टेबल में ग्रीन शीट की शीट। ये वैसे तो कट शीट है क्योंकि इसमें बीच में होल है, देखो ये सर्जरी के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एब्डोमेन की सर्जरी है तो ये पूरा कवर करेगा, ओनली एब्डोमेन इसके बीच से विजुअलाइज करेंगे ताकि एक्स्ट्रा पार्ट्स हमारे विजुअल हो। ये कट शीट है। ब्रो शीट इसी की जैसी होती है, ग्रीन कलर की, बट वो कट नहीं होती बीच में से, पूरी बेड शीट की तरह होती है, ठीक है। ये फैब्रिक कौन सा होता है? किस चीज़ का? ये वाला, ये कॉटन है, खादी मिक्स होता है। इसको हम एज ए ब्रो शीट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो गया सबसे फर्स्ट बॉटम शीट, मैकिंटोश, ब्रो शीट, उसके बाद टॉप शीट। टॉप शीट ये होती है जो हम पेशेंट को डालते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लैंकेट, अकॉर्डिंग टू वेदर ब्लैंकेट की अगर पेशेंट को जरूरत है तो पिलो कवर होता है। और उसके बाद बेड शीट ही है, बॉटम शीट और टॉप शीट सब बेड शीट ही तुमने ये नोट्स कहाँ से लिखे थे? किसने भेजे थे? बट मैंने तो ऐसा कुछ लिखवाया नहीं। नोट्स से दूसरे मेरे पास तो दूसरे नोट्स हैं, चेक करना एक बार। कहाँ से शुरू है? डेफिनेशन बताओ मेरे को। इसकी होती है कौन सी? रूटीन एंड स्टेशन, ठीक है। रूटीन में कौन सी होती है? उसको और क्या बोलते हैं? ऑक्यूपाइड में क्या होता है? बेड को ऑक्यूपाई करता है और जो जिससे पेशेंट है वो ठीक है, ओके। अभी हम ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग करेंगे क्योंकि पेशेंट बेड पे है, क्योंकि मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो साथ साथ पहले मैं आपको स्पंज बात का भी बताऊंगी और साथ साथ बेड मेकिंग का भी बताऊंगी, तो दोनों में कंफ्यूज होगा, ठीक है। जब आप किसी की क्लोथ चेंज कर रहे हो तो आपको नीचे के कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे सारे। और अगर आपने पहले बेड मेकिंग कर दी और फिर उसके बाद आप स्पंज बात कर रहे हो तो फिर नीचे के सारे डर्टी हो जाएंगे, तो इसीलिए हम ये सारे साथ में करते हैं, ठीक है। इसके लिए दो आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। कभी भी आपको सिंगल हैंड इसको टेक केयर नहीं करना है, हमेशा दो लोग होते हैं। एक जगह कौन आ रहा है? मैं मेरे को थोड़ा सा पहलवान लगता मुझे पता है मुझे किससे बुलाना है और किससे नहीं बुलाना। कौन सच में आएगा हेल्प के लिए और कौन मजे लेने के लिए आएगा वो भी। तो इसलिए तुम लोग ना मुझे सजेस्ट करो, मैं अपना हमेशा दो लोग होंगे, एक इस साइड और एक अदर साइड, ठीक है, दोनों साइड। सबसे फर्स्ट आपको सारे आर्टिकल्स अरेंज करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है। आर्टिकल्स अरेंज करने के लिए आपको ट्रे रेडी करनी पड़ेगी। ट्रे में आपको सारा मॉर्निंग का सामान चाहिए, पूरा बेड मेकिंग का सामान, ठीक है। ग्लव्स, बॉटम शीट, टॉप शीट, मैकिंटोश, ब्रो शीट और ब्लैंकेट का पिलो
पिलो क्या होता है? डस्टर डस्टर जो मैट्रेस को क्लीन करने के लिए होगा। मैट्रेस को क्लीन करने के लिए हम तब यूज़ करते हैं जब कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो गया या डेथ होके चला गया। अभी पेशेंट बेड पे है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मैट्रेस को भी क्लीन करूँ। पेशेंट के होते हुए हम मैट्रेस को डस्टर से क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये बहुत ही क्विक टेक्निक होती है। हम पेशेंट को बहुत देर तक अलग पोजीशन में रखकर पेशेंट को काम नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है पेशेंट के वेंटिलेटर अटैच हो, बहुत सारी ट्यूबिंग्स हो, नोज में ट्यूब है, राइस ट्यूब है, यूरिन कैथेटर है, आप पेशेंट को करवट देके थोड़ी रखोगे बहुत देर तक। तो पेशेंट के वाइटल्स फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे जैसे आप पेशेंट को पोजीशन चेंज करोगे वैसे वैसे उसके साथ साथ पेशेंट के वाइटल्स भी ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, चेंज होंगे। तो इसलिए हमें बहुत देर तक एक पोजीशन में ना रखते हुए जल्दी जल्दी ये सारे काम करते हैं। इसीलिए कभी भी हम नए लोगों को इसके लिए यूज़ नहीं करते हैं। जो कोई सीनियर एक्सपीरियंस होता है उसके साथ ही आप लोग काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है 2 नए लोग आप लोग गए, 2 जीरियाट्रिक केयर गिवर और आप दोनों ही कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है वेंटिलेटर पेशेंट्स को कैसे हैंडल करना है। आपने करवट दी, पेशेंट की वेंटिलेटर ट्यूब खिंच गई थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है। तो हैंडल विथ केयर वाली बात आ जाती है। यहाँ पे बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है, बहुत जल्दी होता है। इसके लिए हमें सारे आर्टिकल्स की पहले से रेडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ग्लव्स पहन लिए, प्राइवेसी दे दी। पेशेंट कॉन्शियस है तो भी पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, अनकॉन्शियस है तो भी पेशेंट को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, हो सकता है वो इंटरनली सुन रहा हो, बट अगर आपने उसको जाके टच किया तो वो इंटरनली सफोकेटेड होगा। ठीक है, क्योंकि आपको दिखने में नहीं लग रहा कि वो सुन रहा है या समझ रहा है, बट उसकी इंटरनल फीलिंग्स जो माइंड में चल रही है वो चल रही है। तो आपको जस्ट एक बार बोलना है। ठीक है, पहले सारी चारों तरफ की बेडशीट अनटक करनी है। ठीक है, चारों तरफ से अनटक करनी है। ये बैठ दिया टक। ठीक है, अनटक करने के बाद आपको पेशेंट को स्पंज टॉवल होता है या गोज पैड होता है। ठीक है, मैं इसका आपको स्पंज टॉवल बना के दिखा रही हूँ। इसके लिए आपको इसको सीधा प्लेस करना है, हाथ रखना है एक अपना। ठीक है, उसमें ग्लव्स तो पहनोगे स्पंज टॉवल के बाद। ग्लव्स पहनने के बाद ही इसको आपको एज ए स्पंज टॉवल यूज़ करना है। आपके पास 2 बेसिन होंगे, बेसिन को पीछे रखे हुए जो बड़े बड़े से आपको वो दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट जो परात के साइज का है। ठीक है, बट वो परात नहीं है, बेसिन बोलते हैं उसको। जैसे वॉश बेसिन होता है, ठीक है, आप उसमें कुछ भी क्लीनिंग के लिए वॉश बेसिन पे जाते हो, गार्गल करने के लिए, ब्रश करने के लिए, फेस वॉश करने के लिए। बट क्योंकि हमारा पेशेंट वॉश बेसिन तक नहीं जा सकता, इसलिए हम पोर्टेबल बेसिन पेशेंट के पास लेकर आते हैं। बेसिन में 2 बेसिन चाहिए आपको बेड बाथ के लिए। दोनों में, एक में ठंडा पानी और एक में गर्म पानी। दोनों को इक्वल करो वेदर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर चेक करके। ठीक है, दोनों को पानी टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद एक में होगा लिक्विड सोप और दूसरा वाटर होगा क्लीन वाटर। ठीक है, जिसमें लिक्विड सोप डाला है उसमें आपको अपना हैंड डिप करना है। ठीक है, आपको पहले टेम्परेचर चेक करना है, पानी का टेम्परेचर। बेड बाथ देने से पहले आपको रूम के एसी बंद करने होंगे। ठीक है, रूम का एसी आपको कम से कम 15-20 मिनट पहले बंद कर देना है, ताकि रूम का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाए। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल्स के रूम का टेम्परेचर अगर एसी चल रहा है तो बहुत चिल्ड होता है, और जब पेशेंट बेड पे है गर्मियों में भी पेशेंट को ठंड लगती है। तो इसलिए आपको रूम का टेम्परेचर नॉर्मल करना होगा थोड़ी देर पहले ही। उसके बाद आपको पानी का टेम्परेचर भी चेक करना है। आपने अपना लिक्विड सोप में हैंड डिप किया, इसको स्क्वीज़ किया, ज़्यादा भी नहीं करना है स्क्वीज़, इतना कि हल्का हल्का लिक्विड इसमें आपको फील। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम पेशेंट का फेस वाइप करते हैं। इसको मैं फेस पे टच नहीं करूँगी, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ पे धूल मिट्टी में तो डस्ट में लगता ही रहता है ना। फेस क्लीन करने के लिए मैं इसमें दिखा दूँगी। फेस क्लीन करने के लिए कभी भी आपको पूरे मुँह में इसको ऐसे कवर नहीं करना है। पहले इस साइड से लाओगे, आईज कभी क्लीन नहीं करनी होती है टॉवल से। ठीक है, फिर दूसरी साइड से जाएगा ये, और ना लिप्स क्लीन करने हैं ना आईज क्लीन करनी है, क्योंकि उसके लिए हम एक छोटे से गोज पीस या फिर कॉटन बॉल से ही क्लीन करते हैं। हमेशा बॉडी को क्लीन करने के लिए लेस डर्टी टू मोर डर्टी जाते हैं।
लेस डर्टी टू मोर डर्टी। फॉर एग्जाम्पल आपको आई क्लीन करनी है किसी की कॉटन से, तो लेस डर्टी क्या होगा, मोर डर्टी क्या होगा, आई का आइस कम करनी होती है। क्या होगा, आँख में कौन सा पार्ट लेस डर्टी होगा, कौन सा पार्ट मोर डर्टी होगा, आईज की बात करें। ऊपर वाला लेस डर्टी वाला ऊपर वाला लेस डर्टी कौन सा मोर डर्टी, अरे बताओ आपकी बात है। हम जहाँ ताकत ऑलरेडी है वो तो अंदर ही होते हैं ना। लेस डर्टी कौन सा पार्ट होगा आई का, आँख का। कम गंदा पार्ट कौन सा होगा, ज्यादा गंदा पार्ट कौन सा होगा, आँख की बात करते हैं। आगे होता है ना मैडम, आगे की साइड होता है मेरे ख्याल से आगे। तुम्हारा सरिता नाम है सबका, और कम गंदा अंदर, अंदर भी बात नहीं है, कोट में याद इसको बोलते हैं इनर कैंपस, आउटर कैंपस। वो ऊपर नीचे बता रही थी, इनर कैंपस और आउटर कैंपस। हम हमेशा लेस डर्टी टू मोर डर्टी में जाते हैं, मोर डर्टी टू लेस डर्टी में, क्योंकि अगर आपने इधर से कॉटन लिया और इस तरीके से क्लीन किया तो जो यहाँ पे डर्ट था वो सारा आपने पूरी आग में फैला दिया। और सिर्फ आइस में ये नहीं कि सिर्फ डिस्चार्ज होगा या कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए हमें इन्फेक्शन पूरी आइस में नहीं देना। हमेशा हर पार्ट, चाहे वो हाथ हो, हाथ का लेस डर्टी मोर डर्टी कौन सा होगा, अगर मुझे हाथ क्लीन करना है तो हाथ का लेस डर्टी और मोर डर्टी कौन सा होगा। ये मोर डर्टी है, ये मोर डर्टी है और ये लेस डर्टी। तुम्हारा शोल्डर से लेकर हाथ तक पूरा हैंड माना जाता है, ठीक है। मैं फोर आर्म नहीं बोल रही हूँ, मैं बाइसेप्स नहीं बोल रही हूँ, मैं हैंड की बात कर रही हूँ। तो वो पाम से लेकर शोल्डर तक पूरा हाथ है, ठीक है। तो आपका ये वाला पार्ट लेस डर्टी है, अंडर आर्म्स वाला पार्ट मोर डर्टी है, क्योंकि वहाँ स्वेटिंग होती है, बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन है। हम पाम में इन्फेक्शन नेल्स के अंदर भी तो मैल हो जाते हैं, कहाँ, नेल्स के अंदर। नेल्स कपड़े से तो क्लीन नहीं होंगे ना, नेल केयर अलग है, स्पंज में नेल केयर आप नहीं कर सकते, ठीक है। नेल केयर अलग आएगी। और अगर आपके नेल गंदे भी हैं तो क्या नहाते हुए आप कपड़ा या ब्रश मारकर क्लीन कर सकते हो, वो तो कट करके ही होगा, ठीक है। तो वो नेल केयर में अलग आ गया। हम बात कर रहे हैं स्पंज की। स्पंज के टाइम पे आपको हर पार्ट लेस डर्टी टू मोर डर्टी आता है, तो लेस डर्टी टू मोर डर्टी इस तरीके से आपको क्लीन करना है, ऐसे ऐसे क्लीन नहीं करना है। तो फिर हाथ पकड़ के 1 वाइप, 2 वाइप, 3 वाइप, 4 वाइप, इस तरीके से। कभी भी ना तो नीचे से ऊपर आना है और कभी भी इस तरीके से नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने वही अगेन एंड अगेन आप वही वाला इन्फेक्शन पूरे हाथ में दे रहे हो, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वेट टिश्यूज़ होते हैं, वेट टिश्यूज़ सुने, एक टिश्यू पेपर होते हैं मैम, वेट वाइप इसके लिए, इसके लिए लिप्स के लिए और पेरिनियल एरिया के लिए, यानी कि जेनिटल एरियाज के लिए हम कभी भी हैंड टॉवल या फिर स्पंज टॉवल या गोज पैड ये सब यूज़ नहीं करें। वेट टिश्यूज़ होते हैं जो जिसमें लिक्विड होता है थोड़ा सा, और इसमें सोप वगैरह भी होती है, ठीक है, क्लीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। बेबीज़ के लिए देखे होंगे, ठीक है, वही सेम हम लोग हॉस्पिटल में भी यूज़ करते हैं। मेडिकेटेड एक वेट टिश्यूज़ आते हैं जो हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं हम लोग, उसी से क्लीन करते हैं, और इवन पूरी बॉडी हम उससे क्लीन करते हैं। हम स्पंज टॉवल वगैरह यूज़ करते हैं। बनी जा रही है सही में जा रही है। तो ये फिर ऐसे ही करते हैं।
बातें भी बना रहे हो। कोई या तो कॉटन बॉल लेनी है, ठीक है, कॉटन बॉल बना लो, या गोश्त पीस लेना है, या फिर वेट टिश्यूज लेना है। उसके साथ आपको इस साइड से शुरू करना है और इस साइड तक। कभी भी आइस को भी ऐसे ऐसे क्लीन नहीं करना है। एक स्ट्रोक कॉटन बेस, ठीक है, कॉटन डिस्कार्ड कर देने। किस में डिस्कार्ड करोगे? बार बार एक एक कॉटन डालने के लिए येलो डस्टबिन की बाजू किडनी ट्रे किस लिए यूज होती है? ऐसी जुबान चलती है लोगों की कि किसी से भी पूछो जवाब जब इनको पता है तो इन्हीं को दे। किस लिए होती है? कैसे कैसे वेस्ट डाल सकते हैं उसको? वेट एंड ड्राई दोनों। यस। किडनी ट्रे कितने साइज की होती है? कौन कौन सी? स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो आउटर कैंसर टू इनर कैंसर जितनी बार में आपकी आई क्लीन होती है उतने होल्स आपको यूज करने हैं। या फिर अगर आप वेट टिश्यू यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये वेट टिश्यू है, आपने एक बार आई क्लीन किया इधर से, फिर इसी एरिया से दोबारा नहीं, दूसरी साइड से दोबारा स्ट्रोक, इधर से इधर ही आना चाहिए, इधर से इधर नहीं आना। मैम आउटर टू इनर कैंसर हम नॉर्मल वाटर से करेंगे ना, डिस्टल वाटर, clean करेंगे। नॉर्मल वाटर है, डिस्टल वाटर। डिस्टल वाटर होता है जो जिसका पीएच सिर्फ एक डिस्टल वाटर ही है जिसका पीएच न्यूट्रल होता है, अदरवाइज कोई और पानी नहीं है या कोई और चीज़ नहीं पीएच। ठीक है, हमारा सबसे लेस पीएच लेवल सबको पता है, पार्शियल प्रेशर कितना होता है सबसे लेस, जिसमें सबसे एसिडिक होता है 1। कंसीडर हम 1 करते हैं, जैसे 0 तक जाता है, ठीक है। 1 किसका होता है? किसमें होता है? हमारे होता है जो हमारी गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच लेवल है सबसे कम, और सबसे ज़्यादा कितना होता है एल्कलाइन का? 14। ठीक है, तो 0 to 14 ये हमारा एक पीएच लेवल होता है। 7 से नीचे जितना भी जाएगा उसको एसिडिक बोलते हैं, और 7 से ऊपर जितना भी जाएगा उसको एल्कलाइन बोलते हैं। बेस तो नीचे आ गया ना, एसिडिक बेस बफर वो अलग चीज़ है। ठीक है, हमारा 7 के नीचे एसिडिक और 7 के ऊपर एल्कलाइन, और जो न्यूट्रल है बीच का 7 है वो डिस्टल वाटर। तो हम हर चीज़ के लिए इवन इंजेक्शन देना हो वेट पेन्स में, या फिर क्लीनिंग करनी हो कोई भी इंटरनल पार्ट की, वो डिस्टल वाटर से होती है और कोई वाटर से नहीं। ठीक है, आपको 3 स्ट्रोक में हो रही है 3 बार करो, 4 में हो रही है 4, 1 बार में हो रही है 1 बार में। ठीक है, डिपेंड करता है उसकी को, तो देखने में पता चलेगा ना कितना है। किसी किसी की आइस पूरी चिपक जाती है मेडिसिन की वजह से, उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है उसमें, लेकिन आपको जबरदस्ती रबर के साथ नहीं करना, उसको पहले हल्का सा डिस्टल वाटर से गीला करके छोड़ दो कॉटन से, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर क्लीन करो, बाकी इतना पूरी बॉडी की क्लियर कर दो, उसके बाद क्लीन कर दो। स्वेलिंग तो अलग है, स्वेलिंग उसकी वजह से नहीं होगी, स्वेलिंग के लिए हम फिर आई ड्रॉप या फिर जेल होते हैं वो डालते हैं। अगर वो हो रही है स्वेलिंग हो रही है तो बिल्कुल करनी है, हल्के हाथ से, सॉफ्ट हाथ से। लेग्स में लेस डर्टी मोर डर्टी कौन सा होगा? लेग्स में लेस डर्टी और मोर डर्टी, नीचे वाला पार्ट लेस डर्टी, ऊपर वाला पार्ट मोर। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें नीचे से ऊपर जाना। ठीक है, उसके बाद जब आप पेशेंट को चेंज करने में हेल्प कर रहे हो, अब आपके लेग्स और ये सब तो हो गया। ठीक है, तो आपको पेशेंट को कभी भी एक्सपोज नहीं करना है पूरा। ठीक है, आपको अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी मेंटेन नहीं करना है, आपको पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करनी है। पेशेंट ये तो आपका डेली का काम होगा, स्टार्टिंग में 1-2 बार आपको लगेगा कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आपको थोड़ा सा खुद को भी फील होगा, बट धीरे धीरे आपको ना ऐसी हैबिचुअल हो जाओगे, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी चीज़ का, क्योंकि ये हमारा काम है। ठीक है, उसकी जगह हमारे, चलो आप नहीं कर रहे हो उनका, कल हमारा भाई, हमारे पापा, कोई भी एडमिट हो सकता है, कोई तो कर रहा होगा ना उनकी केयर। ठीक है, तो ऐसे ही हमें भी वही सोच के करना है कि आप अपने फैमिली मेम्बर की ही केयर करें।
जहाँ पे मन में ये वाली बात आ जाएगी ना, तो आपके सारे गंदे और ये सारे थॉट्स चले जाएंगे, ठीक है, उल्टे सीधे थॉट्स आपके निकल जाएंगे, आपका वहाँ वो वाली चीज़ आएगी ही नहीं। क्योंकि ये आजकल का हमें कुछ नहीं पता कि हम आज खड़े हुए हैं, कल पता नहीं कहाँ हॉस्पिटल में हमारी कौन केयर कर रहा होगा, कौन कपड़े चेंज कर रहा होगा, कौन क्या कर रहा होगा। तो वो पेशेंट अगर कॉन्शियस है, पेशेंट अगर होश में है, तो उसकी प्राइवेसी हमें मेंटेन करनी होती है, उसको ऑकवर्ड फील ना हो, इसलिए हमें उसको एक्सपोज नहीं करना होता है। हम हॉस्पिटल में पेशेंट को है ना कपड़े भी ऐसे बनाते हैं जो आगे से बंद नहीं होते, पीछे से बंद होते हैं, ठीक है। तो आपको जिस पेशेंट को थोड़ा सा करवट देनी है, पीछे से बैकलेस उसका बैक खोलना है और आगे से उसको ईजिली उतार देना है, वो सब बेडशीट के अंदर ही होगा, अगर पेशेंट होश में है तो। अगर पेशेंट होश में नहीं है फिर आप उसको कैसे भी केयर दे सकते हैं, ठीक है। आज आप मुझे आप बेडशीट हमें चेंज करना है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए वॉशिंग मशीन यूज करूँगी। अभी हमें उसके लिए सबसे फर्स्ट पेशेंट को करवट को गरम क्यों तो सच में पेशेंट तो उसके लिए हमें पेशेंट को पहले बहुत ही केयरफुली करवट देनी होगी। उसको करवट देने के लिए कितना भी मोटा हो इस पेशेंट हो, आप उसको इजीली करवट दे सकते हो। आपको फर्स्ट पहले उसकी एक लेग उठानी है, ठीक है, हाथ वगैरह सब दूसरी साइड पे रखते हैं, जो उधर वाला स्टाफ होगा, इधर पैर हाथ रखे, ये हाथ उधर रखो, पैर को मोड़ो, जैसे ही पैर को वो नीचे की साइड मोड़ेगी, ठीक है, पेशेंट का ऑलरेडी बैलेंस उधर की साइड मूव होगा, ठीक है, पेशेंट अपने आप उठ जाएगा, कितना भी मोटा पेशेंट हो, बस उसको उधर से पकड़ के रखना है, ठीक है। क्योंकि पेशेंट अगर पूरा अनकॉन्शियस है वो अपना बॉडी वेट छोड़ देगा, लूज हो जाएगी पेशेंट। तो अगर साइड रेल्स है तो उस साइड से वो साइड रेल लगा देगी, फिर पकड़ के उसको खड़ी रहेगी। जब तक मैं इस साइड से क्या करूँगी, सारी बेडशीट जो अपने एंड तक की थी फटाफट से जब आप बिछा रहे हो तब, और साथ में जब आप टक करोगे तब। अब मुझे पेशेंट को अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है कहीं से तो फिर मैं उसके नीचे मैकिन्टोश भी लगाऊंगी, ठीक है। मैकिन्टोश लगाने के लिए आपको कॉर्नर से लेना है, उसके ऊपर आपको ड्रॉ शीट भी बिछानी होगी। ड्रॉ शीट मैकिन्टोश के ऊपर क्यों बिछानी है, क्योंकि मैकिन्टोश भी प्लास्टिक का है और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा स्किन के, तो फिर क्या होगा, ड्रॉ शीट आपको ऐसे बिछानी है कहीं से भी मैकिन्टोश विजिबल ना हो और कहीं से भी पेशेंट के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। अब इसको आराम से हम सीधा करेंगे, पैर ये वाला इधर और इस वाले पैर को फोल्ड करेंगे, सेम अब इधर करने देंगे। अब इधर से वो फटाफट से निकालेंगे, जल्दी से आपको जो अच्छे से टाइट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पेशेंट को बहुत ही थोड़ी देर तक करवट में रखना है, इसलिए हम जल्दी से पेशेंट को पहले सीधा कर देंगे। अब पेशेंट रिलैक्स है, अब हम चारों तरफ से इसको टक कर देंगे। टक करने के लिए आपको निकालना नहीं पड़ेगा, ये मैट्रेस होता है, मैट्रेस बड़ा है और बेड छोटा है। जब हम इस तरीके से आपको वी शेप देनी है, ठीक है। वैसे तो डॉट बांध देते हैं, उसको नोट बांध देते हैं सॉरी, ठीक है। नोट बांधने के बाद अंदर चारों तरफ से टक कर देते हैं, लेकिन अगर नोट नहीं बांध रहे हो तो ये तरीका होता है, आपसे प्रैक्टिकल में एग्जामिनर पूछ सकते हैं। आपने ये बेडशीट है, ठीक है, चारों तरफ से बेडशीट है, ये वाला पोर्शन अंदर किया और ये वाला पोर्शन ऊपर से, ठीक है। और हमेशा
बेडशीट टक करने के लिए आपको कभी भी ऐसे टक नहीं करना, क्योंकि बहुत सारा इन्फेक्शन होता है नीचे मैट्रेस के नीचे भी हॉस्पिटल में। आप ऐसे डालो आपके नेल्स के साथ सारा अंदर जा रहा है, और हो सकता है कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट पड़ा हो, सर्जिकल प्लेट, नीडल वगैरह, तो वो नेल इंजरी हो सकती है। आपको हमेशा अपने नेल्स ऊपर की साइड रखने हैं ताकि वो बेडशीट और मैट्रेस के साथ सिक्योर रहे, ठीक है। इस टाइप से आपको अंदर करो तो और चारों तरफ से खींच के रखनी है। हो गई बेड पे की, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट रॉकेट साइंस तब होगी जब आपको कोई सीरियस क्रिटिकल पेशेंट मिलेगा, तब होगी, या बहुत ज़्यादा थिक पेशेंट होगा, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, बहुत सारी वायर्स लगी हुई हैं, उसको हैंडल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट वो भी जब आप 1-2 बार कर लोगे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना, ठीक है। इसके साथ बैक केयर का लिख लिया था आपने। बैक केयर के लिए आपको एवरी 2 आवर्स में पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल मैं सुबह 8 बजे शिफ्टिंग पे आई हूँ, मेरी शिफ्ट सुबह 8 बजे से शुरू हुई है, शाम के दोपहर के 2 बजे तक है। मैंने जो नाइट में स्टाफ था, मैंने पहले उससे बोला कि पेशेंट को बेड सूट तो नहीं है, उसने बोला नहीं है। मैं बोलूँगी चेक कर, चेक कैसे करते हैं, आपको सेम पेशेंट को करवट देनी है, पेशेंट का बैक साइड पूरा चेक करना है। कहीं भी फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, कलर चेंज, ठीक है, सिर्फ आपको बोलना है कलर चेंज होगा फर्स्ट पेज, ठीक है। आपको चेक करना है कहीं भी बैक का, एंकल्स का, एल्बो का, ईयर का, कहीं का भी कोई कलर चेंजेस तो नहीं है, ठीक है। अगर कलर चेंजेस है तो नाइट वाले स्टाफ से आप लिखोगे, फॉर एग्जांपल शोल्डर पे आपको कलर चेंज मिला, इतना बड़ा पैच है जिसका कलर चेंज हुआ है, तो आपने लिख देना है फाइल में फर्स्ट डिग्री बेड सोर प्रेजेंट एट शोल्डर लेवल, ठीक है, या शोल्डर पार्ट रिसीव फ्रॉम नाइट शिफ्ट, ठीक है। वो नाइट शिफ्ट वाला जो स्टाफ था वो क्या करेगा, साइन करेगा, क्योंकि उसकी शिफ्ट में हुआ है। बेड सोर एक बहुत ही क्रिमिनल ऑफेंस है, क्योंकि ये किसी की तरफ से मिला है, पेशेंट को खुद से नहीं हुआ, आपने उसकी केयर नहीं की, केयर में प्रॉब्लम हुई है, लैक ऑफ केयर हुई है, उसकी वजह से पेशेंट को बेड सोर हुआ है। बेड सोर की वजह से आपको पता है डेथ हो जाती है पेशेंट की, अगर वो 3rd या 4th स्टेज में चला जाए, तो अगर फर्स्ट डिग्री भी हुआ है तो वो हॉस्पिटल के स्टाफ की नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है, इसलिए ये एक तरीके का क्राइम है, और जिस भी स्टाफ की ड्यूटी पे हुआ है उसके ऊपर केस भी हो सकता है अगर आपने उसको वहीं कंट्रोल नहीं किया। इसलिए बेड सोर को कभी भी बहुत ही हल्के में लाइटली नहीं लेना, ठीक है, कि कोई बात नहीं, हो गया फ्रेंड था तुम्हारा, तुमने उसको छोड़ दिया कि जा तुम्हें देख लूँगा, नहीं, कभी भी नहीं। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, तुम पे केस हो सकता है, और अगर उसको वो बेड सोर स्टेजेस में डेवलप होता गया और पेशेंट की डेथ हो गई तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इसलिए कभी भी शिफ्ट चेंज हो रही है तो आपको बेड सोर चेक करके ही लेना है कि कोई भी बेड सोर है तो। अगर आपको चलो अब मिल गया, उसने साइन भी कर दिया, आप क्या करोगे, अब आपको उसी बेड सोर की केयर करनी है ताकि वो 2nd स्टेज में डेवलप ना हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम उसकी केयर करने के लिए हर 2 घंटे में पोजीशन 8 बजे पेशेंट आया था, उधर से किलो देना आज। जब हम पेशेंट को करवट देते हैं, ठीक है, करवट देने के लिए पेशेंट को, बेड सोर वाले पेशेंट को सिर्फ 2 राइट लेटरल या फिर लेफ्ट लेटरल, बस सुपाइन कभी नहीं रखना है पेशेंट को, उनका हेड एंड हमेशा ऊपर विद लेटरल पोजीशन, दोनों साथ में देनी है, यानी कि सेम करवट देने का प्रोसेस, ठीक है। पिलो इसके नीचे लगाएंगे, इस साइड इस तरीके से पेशेंट ना तो पूरा लेटा होगा, ना पूरा लेटरल में होगा, ना पूरा सुपाइन में होगा, और पेशेंट का हेड अप होगा, पैरों के बीच में लेग्स के नीचे यहाँ पे पिलो होगा, ठीक है, और हाथ के नीचे भी इस साइड एक पिलो होगा, ताकि कहीं से भी पेशेंट को प्रेशर ना पड़े। अगर सर पे हो रहा है तो एयर कुशन्स होते हैं, एयर कुशन्स के नीचे, ठीक है, एयर कुशन्स के ऊपर हम सर रखते हैं पेशेंट का ताकि प्रेशर ना हो, ठीक। अब 8 बजे मैंने इसको दे दी राइट लेग, राइट साइड में करवट देके पेशेंट के पीछे पिलो लगा। अब 10 बजे एग्जैक्ट 10 बजे मैं लेफ्ट लेग
फिर 12 बजे राइट है, फिर 2 बजे लेफ्ट है। मेरी शिफ्ट में 6 घंटे की शिफ्ट में मेरे को 4 बार पोजीशन देनी ही है, तब जाके वो बेड सोर मतलब ठीक होगा, नहीं तो वो कन्वर्ट होता चला जाएगा। उसके साथ साथ आपको बैक केयर देनी है, जो हमने 4 स्टेप लिखे हैं, ठीक है। अब 4 स्टेप मैं आपको बता दूँगी। पहले इस साइड से बता दूँ, ये वाले स्टाफ को बैक केयर के लिए आपको कोई भी बेबी लोशन या फिर मेडिकेटेड ऑयल या लोशन चाहिए जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, ठीक है। कभी भी आपको अल्कोहल वाला या फिर हार्श जो केमिकल वाले ऑयल या बेबी लोशन होते हैं वो यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना? अल्कोहल वाले क्यों नहीं करना? स्किन उतरने लगती है। सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, डिओड्रेंट लगाते हो आप, परफ्यूम उसमें अल्कोहल होता है। क्या होता है, जैसे लगाते हो हो जाता है, जलन छोड़ दो। आप हाथ में सैनिटाइजर लगाया 2 मिनट भी नहीं लगते, कुछ ही सेकंड्स में ड्राई हो जाते हैं। हमारे बेड सोर होने का वजह ही ये है कि हमारी स्किन ड्राई हो रही है या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो रहा है। दोनों ही केस में स्किन ड्राई होगी तो भी बेड सोर होंगे और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो भी बेड सोर होंगे। तो दोनों ही केस में हम ना ज़्यादा ऑयल अप्लाई कर सकते, ना ही ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते जिससे स्किन ड्राई हो। अब ओल्ड एज की स्किन होती है, आपने देखा होगा, बहुत ही लूज, थिन, पतली सी और बहुत ही ड्राई स्किन होती है। अगर आपने उस पर वैसे केमिकल्स यूज़ किए तो उनकी स्किन और ड्राई होगी, ब्रेक होने लगेगी, बीच बीच में से कट होने लगेगी, ठीक है। तो वो बेड सोर ही होगी। हमारा फेस स्माइल है, उसमें हंसने की कौन सी बात है, ठीक है। तो हमें बेबी लोशन या बहुत ही माइल्ड लोशन जो होते हैं या कोकोनट ऑयल वगैरह वो यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू वेदर्स, ठीक है। मॉर्निंग है वो विंटर्स है तो आप ऑयल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, और समर है तो आप पाउडर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, और स्किन के अकॉर्डिंग, क्योंकि किसी की स्किन हमेशा ड्राई रहती है गर्मियों या ठंड हो, ठीक है, और किसी की स्किन हमेशा ऑयली रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा था? एफ्लूरेज, ठीक है, बोलो सब। एफ्लूरेज, ठीक है। एफ्लूरेज में आपको पहले सबसे पहले ग्लव्स पहन लेने हैं बैक केयर के लिए। आपको अपने हाथों में ऑयल या जो भी लोशन वगैरह ले लो लिया, पाम पे ग्लव्स के ऊपर, पाम के ऊपर अप्लाई किया। उसके लिए आपके नेल्स वगैरह सब कट एंड शॉर्ट होने चाहिए, क्योंकि पेशेंट को लग सकते हैं और स्किन और निकल सकती है, ठीक है। नर्सिंग में या इस लाइन में भूल जाओ, आप नेल्स बढ़ा सकते हो, जब बढ़ा सकते हो जब आप टीचर बन जाओ, ठीक है। अगर आप पेशेंट केयर में हो, मैंने 10 साल कुछ नहीं किया, ये अभी हाथ में जो इतना सारा पहना हुआ है, अगर मेरी बेशक नई शादी भी हुई होती, बेशक मेरे पंजाबी फैमिली के अकॉर्डिंग रिचुअल्स थे कि 1.25 साल पहनना ही है, अगर मैं पेशेंट लाइन में हूँ, पेशेंट केयर में हूँ, तो मैं नहीं पहन सकती। रिचुअल्स सब गए बाहर, ठीक है। रिचुअल्स सेकेंडरी चीज़ हो जाती है, प्राइमरी हमारे लिए पेशेंट है, और दूसरा आप पेशेंट को या तो इन्फेक्शन दे रहे हो या उससे ले रहे हो, तो वो सारी चीज़ें मेडिकल लाइन में अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। तो नेल्स, रिंग्स और हाथों में ब्रेसलेट, वॉच कुछ भी नहीं पहनना है, ठीक है। अप्लाई किया, पाम्स की हेल्प से आपने रब करते हुए नीचे से लेकर सर्कुलर मोशन में ऊपर तक आना, ठीक है। नीचे से ऊपर, ना कि ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाना है, ठीक है, क्योंकि हमें सर्कुलेशन ऊपर की तरफ करना है। पाम की हेल्प से सर्कुलर मोशन में एफ्लूरेज फर्स्ट है, ठीक है। 1, 2, 3 बार आप स्टेप कर सकते हो, सेम स्टेप रिपीट, नीचे से ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, फिर वापस नीचे ऐसे नहीं आना, सेम नीचे से फिर ऊपर, ठीक है। कोई भी स्टेप करने के लिए नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं आते, सर्कुलर मोशन में ऊपर। ओके, सेकंड स्टेप बैटरी सेज, सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप बैटरी सेज में आपको फिंगर टिप्स की हेल्प से, हमारी फिंगर टिप्स है, फिंगर टिप्स की हेल्प से नीचे से सेम ऊपर तक
प्रेशर पेशेंट की बैक पे डालते हुए ऊपर आना है। ये सारे स्टेप्स हैं ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। बेड सोर हो ही उस वजह से रहे हैं क्योंकि उस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए सारे स्टेप्स हैं, सेम नीचे से ऊपर आना है। तो देख लो ये तुम्हें करना है, बिना उसको उधर वाले बच्चों में। पहला स्टेप ये है सर्कुलर मोशन के ऊपर। सेकंड स्टेप बैटरी से प्रेशर डालते हुए ऊपर, ठीक है, फिंगर टिप्स की हेल्प से। थर्ड स्टेप हमारी क्यों पत्ती अच्छी दिख रही है? तुमसे भी कराऊंगी सबसे। फ्रिक्शन के लिए आपको अपने फिंगर टिप्स अगेन यूज करनी है। फ्रिक्शन का मतलब रगड़ना, ठीक है, रगड़ देना किसी पे भी। तो फ्रिक्शन की हेल्प से हम लोग ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर रहे हैं। फ्रिक्शन के लिए ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे से ऊपर ही जाना। फ्रिक्शन आप किसी भी साइड से कर सकते हो, बट पूरे आपको पूरे बैक पे फ्रिक्शन देने हैं, एक्सेप्ट जिस एरिया पे बेड सोर हो चुका है। अगर आपको वहाँ स्किन कलर लग रहा है अलग और आपने उस पर फ्रिक्शन दे दिया तो वहाँ से स्किन निकल जाएगी उसी टाइम। तो उस एरिया को छोड़कर उसके आसपास आपको केयर करनी है, ठीक है। एंड लास्ट है टैपोर्ट मेथड, टैपिंग भी बोल सकते हैं। टैपोर्ट में लास्ट स्टेप है जिसके लिए आपको अपने हैंड्स को कर्व करना है, ठीक है। कर्व करने के बाद आपको पेशेंट की बैक साइड पे, ठीक है, आपको टैपिंग करनी है। ये जो टैपोर्टमेंट है ये हमारा एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी है। जिन पेशेंट्स की चेस्ट में कफ जम जाता है, ठीक है, वो अपने आप से आउट नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम पेशेंट को बिठाते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा फेस करके गर्दन आगे की तरफ झुका के बिठाते हैं। और लंग्स जो हमारे बैक साइड पे लंग्स हैं, लंग्स पे टैपिंग करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कफ करने के लिए। जैसे जैसे वो कफ करेगा, क्योंकि इससे ना अंदर से मेल्ट होता है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। किसी भी पेशेंट को अगर ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हो जिसकी वजह से जब न्यूमोनिया हो जाता है या फिर चेस्ट में, बच्चे को भी कर सकते हैं एक हाथ से हल्का हल्का पीछे की साइड बैक पे टैप करेगा। ये इवन साइड में, ठीक है, साइड में हमारे लंग्स होते हैं दोनों, आगे भी पीछे भी। थोड़ा उल्टा करने के, खांसी होती है ठीक है। वैसे ये अडल्ट्स के लिए है क्योंकि अडल्ट्स को पता है मुझे कब करना है, खांसी कब करनी है। बच्चों को इतनी पता नहीं होती, वो खांसी नहीं करता है, बट ना उसमें बच्चा खुद से कफ निकाल नहीं पाएगा। बस ये है कि आपकी एक्सरसाइज से वो कफ मेल्ट हो जाएगा। तो अंदर जब आप उसको क्लीन करते हो, जब मॉर्निंग में भी उसका माउथ क्लीन करते हो ना फिंगर से थोड़ा सा क्लीन, तो वो उस टाइम पे वो निकल जाए, ठीक है। या फिर मोशन के टाइम पे भी मोशन के थ्रू वो निकल जाए, तो आप उसको मेल्ट करने के लिए कर सकते हैं। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी और हमारा बैक केयर का 4th स्टेप है, ठीक है। आप इनको चारों स्टेप करके दिखाओ। आपके लिए हमने उनको वो हॉस्पिटल में देते हैं, अगर वॉमिट भी होगा तो अच्छा पहले पेशेंट को बोला थोड़ा इधर हो, थोड़ा उधर फर्स्ट है हमारा पाँव से क्या कर रहे हो सेकंड स्टेप है फिंगर टिप्स की हेल्प से
ये वाले ना स्टेप बैक केयर के लिए। अच्छा एफ्लुएज, मैट्रिसेज, फ्रिक्शन और एक टैपिंग करते हैं जो मैंने आपको बताया। स्टेप तो ये बताया ना मैडम, स्टेप ऑफ बैक केयर ऊपर के थोड़ा बताया, ये नीचे ये। अच्छा हाँ मैडम। इधर बता दो मैडम। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, उसको हम उस प्रोसेस का नाम है कार्बोलाइजेशन। कार्बोलाइजेशन। वो हम तब करते हैं जब पेशेंट बेड में नहीं है। ठीक है, कोई पेशेंट का इन्फेक्टेड पेशेंट को डिस्चार्ज हो गया या डेथ हो गया, तो उसके बाद हम जब दूसरे पेशेंट के आने से पहले पूरा मैट्रेस एंड बिलो द मैट्रेस पूरा बेड कार्बोलाइज करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ, क्लीन करेंगे बेडशीट तो दूसरी ही सब कुछ change होगा। मैट्रेस के नीचे वाला पार्ट और मैट्रेस के ऊपर का। हमें भी नर्सिस भी करती है, जिन्होंने 10-11 लाख रुपए देके पढ़ाई करी है, बीएससी नर्सिंग भी करती है, एमएससी नर्सिंग भी करती है, ये नर्सिंग का ही पार्ट है। ठीक है, जीरियाट्रिक, एएनएम, जीएनएम, एक्सेप्ट डॉक्टर्स को छोड़कर सारा मेडिकल स्टाफ करता है, कार्बोलाइजेशन उनका ही पार्ट है। अगर आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी में तुम्हारे वो है स्टाफ है, ठीक है, हाउस कीपिंग स्टाफ, तो वो करेंगे, उनको भी बताना पड़ेगा कि कैसे करेंगे, अदरवाइज हम सब कर सकते हैं। ठीक है, कार्बोलाइजेशन, मैट्रेस बेडशीट को हटाकर मैट्रेस को क्लीन करना और बिलो द मैट्रेस बेड को क्लीन करना, उसको हम बोलते हैं कार्बोलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है बेड मेकिंग के लिए, आगे क्लीन कर रहे हैं बंद करो।